अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आज हम एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को स्टडी करने के बाद आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या इन टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए हम जुरासिक पीरियड या जो जुरासिक पार्क का एक कंसेप्ट है, क्या वो वाकई रियल में हो पॉसिबल है। तो आज हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, कि जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए क्या हम डायनासोर्स को या उससे पहले उसके साथ जो बाकी एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर हैं उसको हम वापस दुनिया में ला सकते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है और ये आप अकेले नहीं हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं, बल्कि एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जुरासिक पार्क का कंसेप्ट दिया और बाद में इसके ऊपर एक बाकायदा मूवी भी बनी जो 1993 में रिलीज हुई। जनाब इन साहब का नाम था माइकल क्रिक्टन। माइकल क्रिक्टन ने बुक लिखी जुरासिक पार्क के नाम से और उन्होंने इस बात को फैंटिसाइज किया कि मॉडर्न टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए हम क्या एक लिविंग डायनासोर्स को दुनिया में वापस ला सकते हैं। ये इम्पॉसिबल होगा एक लिहाज से, क्योंकि डीएनए जो है डायनासोर का वो इतने ज्यादा अरसे तक वाइबल फॉर्म में या रीडेबल फॉर्म में नहीं रह सकता। साइंसदानों के मुताबिक 1.5 मिलियन साल तक डीएनए रीडेबल फॉर्म में हो सकता है, यानी आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक। लेकिन उससे जो पुराना डीएनए है वो हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास अगर डायनासोर्स की बात आती है, हम जुरासिक पीरियड की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास जो डीएनए था वो तकरीबन 65 मिलियन साल पहले हमारे डायनासोर जो हैं वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायनासोर्स को बज़ाहिर वापस लाना नामुमकिन लगता है, लेकिन उन्होंने ये फाइंड किया कि जुरासिक टाइम के जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट थे वो चूंकि डायनासोर्स के ऊपर फीस्ट करते थे, उनके मरने के बाद उनके ब्लड को सक करते थे, तो वो इंसेक्ट्स जो है वो ट्री सैप के अंदर ट्रैप हुए थे और उसके अंदर वो एक मोती का फॉर्म, मोती की शक्ल के बन जाते हैं जो कि वक्त के साथ फॉसिल्स में निकल आते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि वो चूंकि ज्यादा प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं वो इंसेक्ट, उनसे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि उनके गट में मौजूद होता है। दे रीजन दैट बिकॉज ब्लड कंटेन्स blood cells that have DNA, the insect gut contents should contain this dinosaur DNA. So ये एक काइंड ऑफ उन्होंने दोबारा एक वे ऑफ थिंकिंग उनकी ये थी कि अगर उस वक्त के जो इंसेक्ट्स हैं उसको हम ट्री सैप्स में जो मोती की फॉर्म में मौजूद है, जो ज़्यादा बेहतर प्रिजर्व फॉर्म में है, उसको अगर हम फॉसल्स में से निकाल लेते हैं और फिर उसके अंदर चूंकि इंसेक्ट्स के गट के अंदर ब्लड होगा और ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर डीएनए होता है और वो डीएनए किसी डायनासोर्स का भी हो सकता है क्योंकि इंसेक्ट्स डायनासोर्स के ब्लड को सक करते थे। तो जनाब उस वक्त उस साइंटिस्ट ने ये बात इस बेस पे की कि उन्होंने जून 1993 में एक पेपर जो है वो पब्लिश किया नेचर जर्नल में, और जिसमें अपेरेंटली ये डिस्क्राइब किया गया था कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन को लेके उन्होंने एक एक्सटेंट इंसेक्ट के जीन को जो है वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, एम्पलीफाई किया है, और वो एक्सटिंक्ट इंसेक्ट जो था वो वीवल था, जो कि एक लेबनीज एम्बर, एक जड़ी बूटी है जो कि फॉसल्स बन चुके हैं। अब उसके फॉसल्स लबनान के मुख्तलिफ एरिया में मिले हैं, उसमें वो इंसेक्ट ट्रैप हुआ हुआ था जो कि 120 से 135 मिलियन साल पहले का था। तो उनका कहना था कि चूंकि हमने ये जीन एम्पलीफाई किया है उस इंसेक्ट का, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो हमारे पास इंसेक्ट्स हों जिन्होंने फीड किया है डायनासोर्स के ब्लड के ऊपर, तो उनके भी गट में हमें क्या मिल सकता है, डायनासोर का डीएनए मिल सकता है। क्योंकि जो ये इंसेक्ट उन्होंने एक इसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था 120 से 135 साल मिलियन साल पहले की बात है, तो उस वक्त डायनासोर्स भी
काफी हद तक जमीन पर मौजूद थे एंड दे वर स्टिल अराउंड देयर। चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर उस वक्त के हम किसी इंसेक्ट्स के फॉसिल्स में से या लीव्स में से एक्सट्रैक्ट करें और फिर उसमें से डीएनए को एम्प्लीफाई करें तो चांसेस है कि वो हमारे पास किसी डायनासोर का डीएनए होगा। It would be possible that this DNA would still be intact enough that it could serve as a template for PCR amplification. After all, the PCR technique is powerful enough to start with a single molecule of DNA and amplify it to any degree we wish. तो हमें PCR का पता है कि अगर हमें प्राइमर मिल जाते हैं और DNA का एक टेम्पलेट मिल जाता है तो हम जितना मर्जी उसको चाहें उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। सो अगर ऐसा कोई हमें टेम्पलेट मिल जाता है इन फॉसल से तो पॉसिबिलिटी है कि हम इनके डीएनए को वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन one of these, the present limit to the size of DNA fragment that we can amplify by PCR, अब कुछ लिमिटेशन PCRs की भी आ जाती है कि हम अप टू 40 KB तक जो है वो एक डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं और उससे बड़ा हम नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि हमारे पास जो होल जीनोम अगर हम डायनासोर का कंसीडर करें तो ये 40 KB तकरीबन 100,000 ऑफ द साइज ऑफ द होल जीनोम डायनासोर जीनोम। तो उसका फिर क्या होगा, इतने बड़े साइज जीनोम को हम तो एम्पलीफाई नहीं कर सकेंगे। मीन्स दैट वी वुड अल्टीमेटली हैव टू पीस टुगेदर एटलीस्ट 100,000 ऑफ PCR फ्रेगमेंट टू रिकॉन्स्टिट्यूट द होल जीनोम। अब अगर हम सिर्फ 40 KB को लें और 100,000 जो बेस पेयर हमारे पास जीनोम्स हैं फ्रेगमेंट्स हैं उसको अगर हमने करना है तो हम पीस बाय पीस उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और फिर जाके हमें एक होल जीनोम को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही लेबोरियस काम है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं लगता, दीवाने का ख्वाब लग सकता है, लेकिन एक हाइपोथेसिस है बहरहाल। फिर फॉर दैट वी शुड हैव इनफ फ्रेगमेंट ऑफ डायनासोर डीएनए टू एक्ट एज अ प्राइमर और स्टार्ट साइट फॉर ईच फ्रेगमेंट। तो जाहिर है अगर हमने होल जीनोम का करना है तो हमें एक डीएनए फ्रेगमेंट अगर डायनासोर का मिल जाता है उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हमें एक लॉट ऑफ डीएनए चाहिए होगा, लॉट ऑफ डीएनए चाहिए जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट या प्राइमर का तौर पर एक्ट करे और उसको हम एक लेंथी फ्रेगमेंट्स उसका बना सकें, यानी उसको हम एम्पलीफाई कर सकें, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं लगता लेकिन हाइपोथेसिस है। सो इफ यू वर्कड आउट अ वे टू मेक अ पीसीआर गो मच farther than 40,000 बेस पेयर, लेट्स से कि हम अगर पीसीआर में इतनी एडवांसमेंट ले आते हैं कि हम 40,000 बेस पेयर्स का एक फ्रेगमेंट बना सकते हैं, फिर क्या होगा? If PCR becomes so powerful that we could amplify the whole chromosomes up to hundred of millions of base pair at a time, अगर हम पीसीआर को इतना ज्यादा पावरफुल हमारे पास आ जाता है कि हम पूरी क्रोमोसोम्स को और उसमें 100 मिलियंस टाइम्स ऑफ बेस पेयर्स को हम एक ही वक्त में एम्पलीफाई कर सके तो फिर क्या होगा, ये सवाल है। सो द आंसर विल बी स्टिल नो। पहली बात तो ये है कि एक तो डीएनए इतना पुराना है कि रीडेबल फॉर्म में मिलना ही नामुमकिन है। सबसे अभी लेटेस्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास मैमथ है जो 3600 ईयर्स पहले जो है वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, उसका अगर हम कहीं से डीएनए रिकवर कर लेते हैं जो कि मिल रहा है तो फिर उस पर फ्यूचर में काम हो सकता है। डायनासोर का नामुमकिन लग रहा है। सो डीएनए इज इनहेरेंटली अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंड नो फुल लेंथ क्रोमोसोम्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। सो इट इज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग कि आपको पूरा क्रोमोसोम्स जो है वो इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स का पड़ा हुआ आपको मिले और आप उसको फर्दर एम्पलीफाई करें, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। Many scientists argue that DNA molecule as fragile and can't last for millions of years, nucleotide decomposed and utterly impossible to be used as template for PCR amplification। जैसे मैंने पहले कहा कि दीवाने का ख्वाब लग सकता है, एक हाइपोथेसिस की हद तक ठीक है, क्योंकि डीएनए इतना फ्रेजाइल मॉलिक्यूल है कि वो मिलियन साल्स तक तो कभी भी रीडेबल फॉर्म में या इंटैक्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ time. On the other hand, the PCR procedure has amplified some kind of DNA from the ancient insect samples. If it is not ancient insect DNA, what is it?
अ सेकंड लिमिटेशन। सो हमारे पास एक और लिमिटेशन क्या आ रही है कि अगर हम एक डीएनए को एम्पलीफाई कर भी लेते हैं इन एंशिएंट इंसेक्ट सैंपल, जो फॉसिल से हमें इंसेक्ट्स मिल रहे हैं उसके गट में से हमें मिल भी रहा है, तो अगर वो डीएनए उस इंसेक्ट का नहीं है और तो वो किसका होगा? हो सकता है डीएनए में इंसेक्ट के अंदर, गट के अंदर तो बैक्टीरिया भी होते हैं, इंसेक्ट के अंदर उन्होंने कुछ हो सकता है कि एक किस्म के डायनासोर्स के ऊपर उन्होंने फीड ना किया हो, तो वो क्या होगा कि कंटेमिनेटेड उसमें डीएनए भी मौजूद होगा कुछ और रीजंस की वजह से भी। सो ये एक सेकंड लिमिटेशंस भी आ रही है क्योंकि पीसीआर इज अ सेंसिटिव टेक्निक नाउअडेज। सो अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड कंटेमिनेशन फ्रॉम इंसेक्ट डीएनए विल लीड टू अ न्यू डीएनए विद सो मच कंटेमिनेशन दैट इज नॉट व्हाट वी रिक्वायर्ड। तो पीसीआर हम सबको मालूम है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से वो पूरे एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन मसला ये कि अगर वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड की कंटेमिनेशन उस इंसेक्ट के डीएनए में मौजूद है तो वो एक होल लॉट ऑफ कंटेमिनेटेड डीएनए आपको देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो डायनासोर का डीएनए चाहिए। तो आपको कोई श्योरिटी नहीं होगी कि आप इंसेक्ट के गट में से अगर डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं तो वो आपके पास डायनासोर का डीएनए होगा। Furthermore, dinosaur DNA in the gut of an insect would be heavily contaminated with insect DNA may be intestinal DNA. So, do insect fed on only one type of dinosaur before it died in the tree sap? If it fed on two, the PCR procedure would probably amplify both their DNAs together. So again वही बात है कि वो एक की बजाय दो डायनासोर्स पे भी फीड कर सकता है, किसी और एनिमल पे भी फीड कर सकता है, और फिर उसके बाद वो एक ट्री सैप के अंदर ट्रैप हो गया है, और अब हम जाके मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अगर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो किसी एक डायनासोर का डीएनए होगा। इन अदर वर्ड्स, सम ऑफ द टूल्स टू क्रिएट अ जुरासिक पार्क इन are already in hand, but as exciting as it is to imagine seeing a living dinosaur, the practical problem makes it seem impossible. Although कि हमारे पास ऐसे बहुत सी टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा जीनोम एडिटिंग है, क्रिस्पर केस9 है, आपके पास पीसीआर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लिविंग डायनासोर्स को वापस ला सकें, क्योंकि देयर आर स्टिल ऐसी लिमिटेशंस हैं कि हम उसको वापस नहीं ला सकते, उसका डीएनए का मौजूद होना जो है वो मुश्किल है। सो अगर अब हम समरी को देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि अगर हम रियलिस्टिकली देखें, the PCR technique is already allowing us to compare the sequence of genes from extinct organism with those of their present day relatives. तो हम क्या कर सकते हैं कि पीसीआर टेक्निक को यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं उनके डीएनए को मौजूदा जो डीएनए जो एनिमल्स मौजूद हैं या जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को लेके, और उसकी हम सिमिलरिटी देख सकते हैं। जैसे कि मैमथ का डीएनए जो कि हाथी के तर्ज का एक एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हुआ है 3600 साल पहले, उसके डीएनए जब भी हमारे पास फॉसिल्स के फॉर्म में मिल रहा है तो हम उसको आजकल के जब ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चला कि वो हाथी से उसका डीएनए ज्यादा मैच कर रहा है। सो एंड दिस इज स्पैनिंग एन एक्साइटिंग न्यू फील्ड which botanist Michael Crick calls as molecular paleontology. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें हम एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मौजूदा ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसका डीएनए रीडेबल फॉर्म में हो और उसको हम पीसीआर टेक्निक से एम्पलीफाई कर सके। इसी तरह हम ये भी एक काम कर सकते हैं कि जो हमें पता है कि ये एनिमल्स नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जैसे कि वाइट राइनो था हमारे पास, तो हम उसके डीएनए को सेव कर सकते हैं और उस डीएनए को फ्यूचर में अगर हमारे पास कोई और ऐसी एडवांसमेंट आ गई है बाय यूजिंग एम्पलीफिकेशन एंड क्लोनिंग प्रोसीजर्स कि हम उन एनिमल्स को वापस दुनिया में ला सकें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो हियर इज द रेफरेंसेस। इंशाल्लाह अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और दिलचस्प वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।